अफगानिस्तान से तनाव के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर व्यस्त रखना चाहता है। दरअसल भारत के साथ संघर्ष के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बीते महीने सैन्य संघर्ष हुआ था। बाद में तुर्की और कतर की मध्यस्थता के बाद संघर्ष विराम हुआ, लेकिन अब भी दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसी बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान पर भारत के प्रॉक्सी के रूप में काम करने का आरोप लगाया था, जिसे भारत ने खारिज कर दिया था। अब ख्वाजा आसिफ ने कुछ ऐसा ही बयान फिर से दिया है। उन्होंने पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज से बातचीत में कहा, पाकिस्तान के सभी नेता, संस्थाएं और जनता इस बात पर सहमत हैं कि अफगानिस्तान समस्या का तुरंत समाधान जरूरी है, और वो समाधान ये है कि अफगान धरती से हमारे क्षेत्र में आतंकवाद को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दोनों देशों के बीच सामान्य संबंध एक बेहतर समाधान होगा। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा, इस पर किसी को भी संदेह नहीं करना चाहिए, और अगर बाद में सबूत की जरूरत पड़ी तो हमारे पास इस बात के भी सबूत हैं कि भारत किस तरह आतंकवाद में शामिल है और हमें दोनों मोर्चों पर व्यस्त रखना चाहता है, एक पूर्वी और दूसरा पश्चिमी। मुझे उम्मीद है कि अफगानिस्तान के साथ चल रही हमारी वार्ता अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचेगी और मित्र देशों के प्रयास सफल होंगे। बता दें कि अफगानिस्तान के साथ हुए संघर्ष से पहले इसी साल अप्रैल महीने में हुए पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। मई महीने में दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष भी हुआ था। इधर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाई। ये चार कुछ ऐसी चीज हैं, अगर आपको सिंपल वर्ड में बोलूं तो आगे आने वाले दिन कैसे होंगे उसके लिए आप और हम किम कर्तव्य विमूढ़ हैं। हमें पता नहीं कल कैसे आने वाला है। ट्रंप जी आज क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ट्रंप जी को भी नहीं पता होगा कल क्या करने जा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि चैलेंजेस इतनी जल्दी आ रहे हैं कि आप जब तक पुराने चैलेंज को पकड़ने की कोशिश करते हो, नया चैलेंज सामने आ जाता है। और वही सुरक्षा चुनौतियां जो हैं हमारी सेना के सामने, चाहे वो सीमा पर, चाहे आतंकवाद हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, या साइबर वॉरफेयर जो नया शुरू हुआ है, स्पेस वॉरफेयर, सैटेलाइट्स वगैरह जो नई चीजें शुरू हुई हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल जो नया शुरू हुआ है, और जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं, जैसे आपने सुना था ऑफ सिंधु में बोला कराची पे अटैक कर दिया गया है, तो बहुत ऐसी खबरें आई थी जो हमें भी खबर लगती थी कहां से आई, किसने किया है, हम ढूंढते रह जाते थे। बट कहने का यह मतलब है कि इन सब चैलेंजेस के दायरे में जब आपको थल, नभ, जल और तीनों में काम करना है तो बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। तो मैं आपको ऑफ सिंदूर से हमें क्या सबक मिला इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मैं मिलिट्री सबक के बारे में नहीं बताना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा हमें जीवन में क्या सबक मिला उसमें। तो सबसे पहले जो ऑफ सिंदूर था वो दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के अलावा संप्रभुता, अखंडता और शांति की पुनर्स्थापना के लिए था। जब प्रधानमंत्री जी ने मुझे ऑपरेशन सिंदूर बताया कि इसका ये नाम होगा, जैसे आपको पता है कारगिल के दौरान आर्मी ऑफ विजय नाम रखती थी, एयरफोर्स ऑफ सफेद सागर नाम रखती थी, इस बार प्राइम मिनिस्टर जी ने खुद ही बोला कि ये नाम होगा। तो सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया, पूरे देश में सिर्फ एक ही नाम था, ऑफ सिंदूर। और इसने कैसे पूरे देश को जोड़ा। सबसे बड़ी बात, जब कोई भी मां, कोई भी बहन, कोई भी बेटी अपने मांग पर सिंदूर लगाती है तो उसकी दुआएं उस सैनिक को जाती है जो कहीं भी देश में या विदेश में एक भारतवर्ष के लिए पूरी लगन से काम कर रहा है। हम आगे बढ़ते हैं कि क्या अगर देखी जाए 4 से 5 क्वालिटी जो हमें ऑफ सिंदूर में हमने देखने को मिली, सीखने को मिली, अमल लाने को मिली। सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस या कामनेस, आत्मविश्वास और दूसरों पे विश्वास। ये बहुत जरूरी है। अगर आप शक के बिना पे अगर रिलेशनशिप बनाएंगे तो वो मुश्किल का काम होता है। मेरे पास 12 लाख की तकरीबन सेना है। उसी प्रकार से जल सेना यानी नौसेना दिनेश त्रिपाठी जी के पास है। उसी प्रकार से मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड जो मेरे कोर्समेट भी हैं, हम सन 81 से साथ में हैं, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, उनके पास भी अपनी एयरफोर्स है। तो हम तीनों को आपस में मिलकर काम करना था और हमारे एक दूसरे के सोच विचार पूरी तीनों सुनाव में जाना था। उसके लिए विश्वास बहुत जरूरी था। और इसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि शांति प्रकट। आप लोगों ने जब भी टीवी में देखा होगा, आपने देखा होगा तीनों सेनाध्यक्ष जो थे उनके माथे पे कभी शिकन नहीं आई थी, हमेशा आपको मुस्कुराते मिले थे। क्यों? क्योंकि अगर हम मुस्कुरा रहे हैं तो देश की जनता को एक विश्वास है कि देश जो है वो सही हाथों पर है और जो होगा सही। तो मैंने 5 सी लिखे हुए हैं। तो पहला सी है कॉन्फिडेंस, काम। दूसरा हम आते हैं करेज पे, यानी
साहस, दिलेरी और डर को काबू करना। जब हम भी ऐसी कोई लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर बहुत होता है। जब भी आप अटैक करते हैं या आपके ऊपर जब कोई किसी प्रकार की गोलाबारी आती है, आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है, तो एक रिस्क होती है, पता नहीं आप कितने जवान खोएंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, कितने सिविलियंस आप हैं। लेकिन ये रिस्क के बावजूद भी जो इस बार हमने कार्रवाई की, उसमें हमने ये यकीन किया कि जो भी उसका ऐसा आला था जो हमारे ऊपर अटैक कर सकता था, उसके ऊपर हमने जाके अटैक किया और उसके लिए चाहे हमें घर में घुस के मारने की जरूरत पड़ी, 100 किलोमीटर तक हम गए। और रिस्क फैक्टर में आप देखते हैं कारगिल के दौरान भी, हर जगह आपने देखा है कि जब एक सोल्जर होता है, एक सैनिक होता है, सामने से बुलेट चलती रहती है, लेकिन फिर भी वो बुलेट के सामने से चलता रहता है। क्यों? कि मातृभूमि की तरफ जो उसका प्रेम है, अपने साथियों की तरफ जो प्रेम है, वो बहुत ही अटूट है। अभी हम तीसरे सी पर आते हैं, जिसको बोलते हैं क्लैरिटी। क्लैरिटी का ये मतलब होता है स्पष्टता। तो इस बार ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके सोच विचार में बहुत क्लैरिटी, बहुत स्पष्टता थी, बहुत निर्देश अच्छे थे कि मैं आपको खुली छूट देता हूं। जब आपके प्रधानमंत्री जी आपको खुली छूट दे रहे हैं, तो मतलब आप समझिए आपने जो भी कार्रवाई करना है, इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, भारत के इतिहास में क्या, विश्व के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हमें खुली छूट दी और हमें बोला जो भी आपको उचित लगे, लेकिन टेररिस्ट को खत्म करना है, टेररिस्ट के आगा को खत्म करना है, और जो भी टेररिज्म को सपोर्ट करना है उसको एक सबक सिखाना है। जब फौज को इतने अच्छे दिशा निर्देश मिलते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब हम लोग अपने जवानों से बात करते हैं, अपने कमांडरों से बात करते हैं, तो उसी क्लैरिटी, उसी स्पष्टता के साथ हम हुक्म पास कर सकते हैं। तो इस ऑपरेशन सिंदूर में अगर एक वाद्य यंत्र को देखें, जैसे म्यूजिक के लिए लय में चलता है, साउंड वेव लय में चलती है, वैसे ही ये जो 88 घंटे की लड़ाई थी, ये एक लय में चल रही थी और सब एक साथ अपना वाद्य यंत्र बजा रहे थे और सब एक साथ कार्रवाई कर रहे थे। इसीलिए हमें सफलता के पायदान पर चढ़ने का मौका मिला। अगली हम बात करते हैं कोलैबोरेशन। मतलब कहने का ये है कि अगर भारत को आगे बढ़ना है, विकसित भारत की तरफ जाना है, तो हमें साथ मिलकर कदम बढ़ाना पड़ेगा, साथ ही हाथ बढ़ाना साथी। तो ये जो कार्रवाई है, ये बहुत जरूरी है। कहने का ये मतलब है कि वो वक्त आ गया है कि हम एक दूसरे से भारत के अंदर कंपटीशन न करें, एक दूसरे को साथ में लेके चलें। एक और एक 2 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। वो आपकी मंशा है कि आप 1-1 करके 0 बनाना चाहते हैं, 1+1 करके 2 बनाना चाहते हैं, या साथ में चल के उसको 11 बनाना चाहते हैं। और मेरी आपसे यही इल्तिजा है, यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर 1 और 1 करके 11 बनाएंगे तो भारत 2047 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम इसको 2032 तक पाएंगे। इस पूरी ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी हमारे बीएसएफ, आईटीबीपी और जो बाकी साथी थे, उनका बहुत योगदान था। सिविल पुलिस का बहुत योगदान था, सिविल डिफेंस का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, एनसीसी का बहुत योगदान था, इंट एजेंसीज का बहुत योगदान था, जो लोकल पॉपुलेशन थी इसका बहुत योगदान था। मतलब कहने का ये है, होल ऑफ नेशन अप्रोच था। ये लड़ाई सिर्फ सैनिकों की नहीं, सारे देश की थी और सारे देश ने दिल के साथ लड़ा, इसीलिए हम इसको जीत हासिल कर पाए। अभी जो 5वां सीन मैं आपको बताना चाहूंगा, चेंज यानी परिवर्तन। आप देखेंगे बहुत सारे सिविलाइजेशन आए, बहुत सारी संस्कृतियां आई और लुप्त हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति ऐसी है कि चलती गई और अभी भी चलती जा रही है। और अभी भी इसको एसिमिलेटिव बोलते हैं, इंक्लूसिव बोलते हैं, मतलब जो भी आता है उसको हम अपने में शामिल कर लेते हैं। हमारे जो रूट्स इतने स्ट्रांग हैं, हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है कि हम जब से चले हैं चलते जा रहे हैं, लोग आके हमसे मिलते जा रहे हैं। चाहे आप ज़ोरास्ट्रियनिज्म देख लीजिए, या आप इस्लाम देख लीजिए, क्रिश्चियनिटी देख लीजिए, या बाहर से कोई भी आया हो किसी भी प्रकार का, वो हमें सब में शामिल हो गया है और वो भारतीय संस्कृति कहलाता है। और उसके अलावा ये भारतीय संस्कृति हमने बुद्धिज्म के जरिए चीन में भेजी, जापान में भेजी, इंडोनेशिया में भेजी। मतलब कहने का ये है कि हमने हर जगह हमने संस्कृति भेजी। तो चेंज, परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये गीता भी बोलती है और यही हमने सीखा। क्यों? क्योंकि जो 2 साल पहले हम लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, इन दोनों सालों में हमने बहुत सारा चेंज लाया, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, ड्रोन्स की हमने तैयारी की थी, लॉट एम्यूनिशन की तैयारी की थी, नए प्रिसीशन एम्यूनिशन की तैयारी की थी,
चूंकि हम बदलाव ला रहे थे इसलिए हमें जीत हासिल हुई। और आज भी जब भी आप अखबार उठा के देखते होंगे कि फौज अभी भी बदलाव की जो उसका एक सफर है उसमें काफी तेजी ला चुकी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास पैशन विद पर्पस है, यानी जुनून और लक्ष्य का मिश्रण है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए। अब बात करते हैं देश निर्माण की। मेरी तरफ से आप सब देश के सिपाही हैं, चाहे वर्दी पर भी हो या बिना वर्दी के हो, कोई भी प्रोफेशन में, कोई भी पेशे में। क्योंकि विकसित भारत के जो 4 स्तंभ हैं वो युवा, महिला, किसान और गरीब, चारों यहां पर बैठे हुए हैं। अब आप पूछेंगे कि गरीब यहां पर कैसे बैठे हैं? तो गरीब का यह मतलब है कि गरीब रोटी कपड़ा मकान से नहीं, वो लोग हैं जो दूसरे को देख के अपने को कम समझते हैं। अगर आप मिनिमलिस्ट हैं और समझते हैं इससे मुझे इतना ही चाहिए है, बाकी आप दूसरों को मिलकर खाना चाहते हैं, अगर एक रोटी और आप उसको आधा बांट के दूसरे के साथ खाना चाहेंगे तो गरीब नहीं आप बनेंगे। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि रीवा में तो मैंने किसी गरीब को नहीं देखा है, क्योंकि यहां सब मिल बांट के रहते हैं, मिल बांट के रहते हैं। तो आज का युद्ध सरहद पर ही नहीं पूरे देश में लड़ा जाएगा, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, आपके पास स्टार्टअप है या एमएसएमई है या वकील हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब है या यूनिफॉर्म है। हम सब इस अगले युद्ध में, जिसको हम एक छोटा सा नाम दे रखा है, जिसको सिंदूर 2.0, उसमें कुछ ना कुछ भूमिका जरूर निभाएं। और मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगी, जहां भी आप होंगे, आपकी दुआएं, आपकी कशिश और आपकी कोशिश अगर हमारे साथ रही तो हम अगले युद्ध में भी दुश्मन को मुंह की